For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि कितने तरीके हैं जिससे हम बिजनेस की क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, हम बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसी बिजनेस सेटअप करने का एक तरीका जो है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी है। गवर्नमेंट ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे कंपनीज की परेशानी ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसे भी कहा गया है कि सभी सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुताए। अगर बहुत बड़ी कंपनी है, आज टाटा जैसी कंपनी, इन्फोसिस जैसी कंपनी, ये कंपनी अगर बैंकों के पास जाती है, लोन लेने के लिए जाती है, तो बैंक जो है वो दिल से इनका स्वागत करते हैं। आइए और हमसे क्या लीजिए, लोन लीजिए, क्योंकि इनको पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर कोई जो है वो छोटा कंपनी जाता है, छोटा एंटरप्रेन्योर जाता है और वो कहता है कि मुझे कोई छोटा बिजनेस करना है, मुझे 20 लाख का लोन चाहिए, मुझे 30 लाख का लोन चाहिए, ऐसे केस में जो है उन्हें लगता है कि ये चुका पाएगा या नहीं और कैसे देगा। हम एक तरफ तो चाह रही थी, एक तरफ गवर्नमेंट चाह रही थी कि कैसे हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम से बचे। और दूसरी तरफ जब कोई आइडिया लेकर के आ रहे हैं और बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो कहा जा रहा है सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता, आपको पैसा भी होना चाहिए, और पैसे देने को कोई तैयार नहीं होता। कहा कि इन दोनों के बीच में सॉल्यूशन क्या निकाले। तो फिर जो है वो गवर्नमेंट आए और उन्होंने जो है वो शाहरुख खान वाले स्टाइल में बोला, मैं हूं ना। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर कोई मदद नहीं कर रहा है तो हमें ही कोई क्या करना पड़ेगा, रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और उन्होंने एक जो है वो कानून बनाया, एक एक्ट बनाया, और इसी एक्ट को बोला गया एमएसएमई एक्ट। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा क्या, इस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो भी माइक्रो स्मॉल और मीडियम के दायरे में आएंगे, एंटरप्राइज के दायरे में आएंगे, उनके लिए हम खास तरह का पॉलिसी लेकर के आएंगे, खास तरह की बेनिफिट लेकर के आएंगे। कहा कैसा बेनिफिट होगा, कहा कि ये बेनिफिट होगा कि, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है मॉनेटरी बेनिफिट और एक होता है अदर देन मॉनेटरी बेनिफिट। कहा कि अदर देन मॉनेटरी बेनिफिट का मतलब क्या हुआ, कहा कि अदर देन मॉनेटरी बेनिफिट का मतलब है कि पैसे नहीं दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाओगे इसके लिए तरीका बता रहे हैं। नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, उस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, नए इक्विपमेंट पे काम कैसे किए जाए ये बता रहे हैं। अगर आप कहीं बाहर जाकर के अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहोगे तो ऐसे केस में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये सारे चीज जो है वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हो गए। और मॉनेटरी बेनिफिट क्या हुआ, हमें लोन दिया जा रहा है, उस लोन के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, प्लांट मशीनरी ला रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। नॉन मॉनेटरी में आपका जो है वो मार्केटिंग डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट आता है कि हम आपको आइडिया देंगे, और जब हमने आपको पैसा दिया एडवर्टीजमेंट के लिए तो ये मॉनेटरी बेनिफिट हुआ। ढेर सारे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो बांस के सामान को बनाते हैं, बॉम्बू फ्लेक्स और इन चीजों से बनाते हैं, जूट से सामानों को बनाते हैं, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जैसे चीजों को बनाते हैं। तो ये अलग अलग तरह के चीज रूरल एरिया में। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी या वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं। कहा कि इन लोगों को और भी जो है वो पहले से मौका नहीं मिला हुआ है, तो इनके लिए जो है वो कुछ और भी तरह के पॉलिसी को लेकर के आएंगे, बशर्ते वो किसमें शामिल रहे, एमएसएमई के दायरे में रहे। कहा कि एमएसएमई को तो पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि एमएसएमई हम किसको कहेंगे। फिर इन्होंने कहा कि एमएसएमई अपने आप को जब खास तरीके से रजिस्टर कर लेंगे तब हम उनके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ये बेनिफिट मॉनेटरी टर्म में हो सकता है, नॉन मॉनेटरी टर्म में हो सकता है, श्योरिटी के टर्म में हो सकता है, और आपके डिस्प्यूट को जल्दी रिजॉल्व करने के लिए खास मैकेनिज्म बनाने के टर्म में हो सकता है। गवर्नमेंट के दिमाग में सारा कुछ खुद से अपने पास नहीं आता है, बल्कि गवर्नमेंट एक पार्ट का नाम होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं कोई बॉडी काम कर रही होती है। तो इन्होंने कहा कि इसके लिए हम अलग से एमएसएमई बोर्ड बनाएंगे, जो सबसे पहले ये देखेंगे कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में किस तरह का एरिया है, क्या वो फिशरी है, क्या वो मधुमक्खी पालन जैसा चीज हो सकता है, पोल्ट्री फार्मिंग हो सकता है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का चीज बनाने जैसा हो सकता है,
क्या ऐसा चीज है जिसमें हमें ज्यादा स्कोप दिख रहा है, या कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे लोगों की स्थिति ज्यादा खराब है, कौन सा ऐसा चीज है जहां पे लोगों को पैसे की कम जरूरत है, ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत है, कौन सा ऐसा जगह है जहां पे इन चीजों को इंडिया से बाहर एग्जिबिट करने की जरूरत है, क्योंकि ये गांव में बड़े अच्छे से चीजों को बनाते हैं लेकिन अपने चीजों को मार्केट में पहुंचा नहीं पाते हैं, इन्हें मार्केट की जानकारी ही नहीं है। ताकि इतनी सारे चीजों के लिए आपको अलग से टीम बनाना पड़ेगा और फिर इन्हें फैसिलिटेट करना पड़ेगा। तो कहा एक तो ऐसा जो है वो आप इसके लिए अथॉरिटी बनाओ जो सबसे पहले ये देखे कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और कब किस तरह से जो है वो हमें नया नया पॉलिसी लाना चाहिए। कहा दूसरा एक ऐसा जो है वो टीम बनाओ जो इनको एक जो है वो एनालाइज करे, ऑब्जर्व करे, पॉलिसी बनाने में मदद करें। और कहा दूसरा, बनाए गए पॉलिसी के बेसिस पे जब लोग काम करने के लिए आए तो ये पॉलिसी उन तक पहुंचाने का क्या करे, काम करे। कहा तीसरा एक और विंग बनाओ। कहा अब क्या करेगा विंग? कहा तीसरा विंग वो है कि जिन पॉलिसी के तहत वो काम कर रहे थे अगर उसके तहत कहीं कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो इसके लिए उन्हें जो है वो तारीख पे तारीख और इंसान ना बन जाए तारीख, कोर्ट में नहीं जाना पड़े बल्कि उनके लिए अलग से सेटलमेंट का इंतजाम हो। कहा किस तरह का सेटलमेंट? कहा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, इन्होंने अपना सामान कहीं बेचा, फिनिश गुड्स बना करके तो बेचेंगे, चाहे वो सामान जो है वो कुछ भी हो, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो लकड़ी का सामान हो, चाहे वो आपका हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का सामान हो, चाहे वो बिनाई का सामान हो, कोई भी तरह का चीज हो, और उनको समय पे पैसे ही नहीं मिले। कहा ऐसे केस में अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट है। कहा गया कि इन बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो ही हम माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के जरिए देश में एम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कहा कि सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि एमएसएमई कहते किसको है। दूसरा, एमएसएमई के लिए हमने कौन सा बोर्ड बनाया हुआ है। तीसरा, उन बोर्ड ने एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या पॉलिसी बनाया है और एमएसएमई पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने अभी कौन कौन सा पॉलिसी लॉन्च किया है। चौथा चीज देखना होगा कि ये जो हमारा पॉलिसी बना है इन पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कोई फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है, और कल के डेट में अगर इन लोगों को पैसे समय पे नहीं मिले, अपने प्रोडक्ट को बेचने के बाद अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके लिए कौन सा बॉडी रहेगा। ये सब हमें इनमें देखना है और इसमें रियल में जो देखना है और रियल जो कंटेंट है वो एक ही कंटेंट है, और वो कंटेंट है कौन कौन सा पॉलिसी, अलग अलग तरह के पॉलिसी बने हुए हैं। इसमें समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, एकदम मक्खन की तरह हर चीज समझा हुआ रहेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस पॉलिसी के तहत कौन सी बात कही गई है। तो जब भी कोई पॉलिसी हम लोग देखेंगे तो पॉलिसी में दो बातों को देखेंगे, ये पॉलिसी किसके लिए, क्योंकि कुछ पॉलिसी सिर्फ माइक्रो के लिए है, कुछ पॉलिसी जो है वो आपके स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, कुछ माइक्रो और स्मॉल के लिए तो है लेकिन मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए नहीं है। कुछ जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सबके लिए है लेकिन सिर्फ उन्हीं माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जिनको पहले से हमने मदद की हुई है। कुछ उनके लिए है जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर है, मेल एंटरप्रेन्योर नहीं है। कुछ ऐसे एमएसएमई के लिए जो एमएसएमई आपका जो है वो एससी एसटी या ओबीसी या वुमेन ड्रिवन कर रहे हैं उनके लिए है। तो जब भी हम कोई पॉलिसी देखने लगेंगे तो उस पॉलिसी के तहत हमें क्या करना रहेगा, दो बातों को देखना रहेगा, ये किस एमएसएमई के लिए और इसके तहत क्या मिलने वाला है, और ये हमें ध्यान रखना रहेगा। लेकिन एमएसएमई बनने का मतलब जो है वो सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं जो आपका प्लांट मशीनरी का और टर्नओवर का है, नहीं। आप जब इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तो एमएसएमई बनेंगे, लेकिन उसके बाद आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन, ESIC रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब हम आपको उस स्कीम का क्या देंगे, बेनिफिट। वरना आप एमएसएमई तो होंगे लेकिन आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप सिर्फ सीएस में एडमिशन करा लिए, इससे जो है आप मेरे क्लास में नहीं आ जाएंगे। पहला कंडीशन, सीएस में आपने इनरोलमेंट कराया इसीलिए जो है अब आप सीएस की पढ़ाई करेंगे, लेकिन आकर के आपको यहाँ पे इनरोलमेंट करना पड़ेगा या नहीं, यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि तब मेरा और आपके बीच का इंटरेक्शन होगा। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है तो नहीं होगा। सीएस में आपने एडमिशन ही नहीं लिया है तो फिर यहाँ करके पढ़ेंगे क्यों। सीएस करना रहेगा तभी तो। बिल्कुल वैसे ही है, एमएसएमई का भी क्राइटेरिया फुलफिल कीजिए और उसके बाद अपने आप को क्या कीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए, तब हम आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ये इसमें हमें पढ़ना है। शुरू करें पढ़ना। तो सबसे पहले क्या इसमें देखना है हमें, माइक्रो स्मॉल और
मीडियम एंटरप्राइजेस कहेंगे किसको? पहले क्या था कि सर्विस को अलग रखा हुआ था और प्रोडक्ट को अलग रखा हुआ था, और उसमें कहा गया था कि पहले सर्विस के लिए अलग लिमिट दिया हुआ था और मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिमिट क्या किया हुआ था? अलग दिया हुआ था। अब उन्होंने बोला कि नहीं, चाहे आप सर्विस हो प्रोवाइड करते हो या क्या बनाते हो, कोई प्रोडक्ट बनाते हो, अगर इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी में 1 करोड़ है, तो अगर प्लांट मशीनरी बोला इसका मतलब आप क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। और अगर आप जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते तो हम बोलेंगे कि इक्विपमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट है? 1 करोड़ का। और टर्नओवर जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? देखिए यहां मैक्सिमम वर्ड लिखा हुआ है, इसीलिए जहां भी जो भी चीज आपका मैच कर जाएगा उसके अकॉर्डिंग चलना है। मैक्सिमम लिखा हुआ है ना, कहां मिनिमम तो नहीं है, इसीलिए क्या है? मैक्सिमम का लिमिट दिया। अब कह रहे हैं कि यहां पे जो है वो 1 करोड़ से क्या है? ज्यादा है प्लांट मशीनरी या किसमें? इक्विपमेंट में। और कितने से जो है वो कितने तक का लिमिट है? 10 करोड़ का। और टर्नओवर कितना तक? 5 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक का आप क्या कहलाएंगे? स्मॉल एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। मीडियम एंटरप्राइजेस आप कब कहलाएंगे? जब इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लांट मशीनरी में कितना है? मोर देन 10 करोड़। और मैक्सिमम कितना? और टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा। और कितना तक? अगर ऐसा है तो आप बेसिक जो है वो फुलफिलमेंट करते हैं, बेसिक नीड को पूरा करते हैं किसके? मैक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के। लेकिन सबसे पहला चीज कि आज के डेट में नो मोर डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग और कौन सा सर्विस? सर्विस के लिए कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया है। एमएसएमई इंक्लूड ऑल एस्टैब्लिशमेंट इंगेज्ड इधर इन मैन्युफैक्चरिंग और किस चीज में? सर्विसेज के केस में बस इन्होंने कहा है कि कुछ हद तक अगर सिर्फ आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज में हैं तो करेंटली पार्शियली अलाउड, यानी एमएसएमई के बेनिफिट सर्विस के लिए भी है और आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज में हैं, यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट और इनके ट्रेड और बाकी चीजों में हैं, सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, और ये ट्रेड क्या कर रहे हैं? आप कुछ भी खरीदा सिक्योरिटीज, कोई भी सिक्योरिटीज बेच दिया, तो ऐसे केस में जो है हम आपको एमएसएमई के दायरे में नहीं रखेंगे। और अगर रखेंगे भी तो बहुत पार्शियल बेनिफिट हम आपको क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर इस ट्रेडिंग एक्टिविटीज के अलावा और किसी भी आप एक्टिविटीज में हैं तो उस केस में जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो बेनिफिट हम आपको क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब एक ही एक्टिविटी को बाहर रखा, कौन सा एक्टिविटी? और वो भी कंप्लीटली नहीं बल्कि क्या रखा? पार्शियली रखा है। इसके लिए एक जो है वो अलग से अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम क्या है? नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई। क्या नाम है? नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई। हेड ऑफिस कहां पे है? दिल्ली में ही है। और इनका जो है कहा कम से कम एक मीटिंग होगा हर क्वार्टर में, हर 3 महीने पे इनकी एक मीटिंग होगी। और इस मीटिंग में ये क्या करेंगे? चाट समोसे बैठ के खाएंगे। अब वो तो अलग बात है जो खाए, लेकिन एजेंडा क्या रहेगा? तो ये बेसिकली देखते हैं कि कौन कौन से जो है वो एमएसएमई के किस एरिया में हमें कितना इंप्रूवमेंट लाना है। तो ये इनका फंक्शन जो है, इस फंक्शन को ये हर 3 महीने पे चेक करेंगे कि हमने जो है वो इस 3 महीने में क्या क्या जो है वो डेवलपमेंट किया हुआ है। टू एग्जामिन फैक्टर अफेक्टिंग द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई, कौन कौन सा चीज है जो अफेक्ट कर रहा है, रुकावट है, किस चीज के कारण एमएसएमई का ग्रोथ नहीं हो रहा है। टू रिव्यू द पॉलिसी, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाए, आगे पॉलिसीज बताऊंगा, गवर्नमेंट ने जो जो फैसिलिटी दी है, क्या रियल फैसिलिटी है, क्या जेन्युइन फैसिलिटी है, क्या ये फैसिलिटी जो है वो सफिशिएंट है या इस फैसिलिटी का लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। टू मेक रिकमेंडेशन ऑन मैटर रिलेटेड टू प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, और क्या क्या किया जाए जिससे ज्यादा क्या हो? प्रमोशन हो और डेवलपमेंट हो। ये किनको ये बताएंगे? ये सारा चीज किस गवर्नमेंट को? ये एक सेंट्रल एक्ट है, स्टेट एक्ट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बतलाएंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? ये जो एडवाइस देते हैं इसके बेसिस पे जो भी फंड वगैरह वो बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको उसी बेसिस पे यूटिलाइज करते हैं कि किस एरिया में किस तरह के एमएसएमई को हम क्या करें? फैसिलिटेट करें। ये जो हमारा बोर्ड है जिसका नाम है नेशनल बोर्ड, किस चीज के लिए? एमएसएमई के लिए। कहा कि इसमें कौन कौन से लोग होंगे? कहा कि देखिए मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ एमएसएमई, यानी ये इसके चेयरपर्सन हो गए। वाइस चेयरपर्सन
अदर मेंबर 6 मेंबर जो होंगे वो कहां से होंगे? स्टेट गवर्नमेंट, जो क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ एमएसएमई। 3 मेंबर किसके होंगे? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ दिस, ये जो पर्सन है ये होते हैं आईएएस ऑफिसर। ये सब रियल ब्रेन का काम करते हैं। बाकी जो आप ये 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देख रहे हैं उनमें से तो हो सकता है 2 अंगूठा छाप पढ़ना लिखना जानू ना हो, तीनों के तीनों हो सकते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एमएलए और एमपी बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कहीं कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। देश को चलाने के लिए जो इंसान है उसका कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। कंपनी को चलाने के लिए जो पर्सन है उसका भी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। एक डायरेक्टर बनने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो देश वही, कंपनी चलाना बड़ा, देश चलाना, एमएलए एमपी चला रहे, इन दोनों के लिए क्या नहीं है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तभी तो 100 में 100 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। लेकिन अब कब जाकर के इस चीज में चेंज आएगा नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि जो देश को चला रहे हैं उसमें एक बेसिक एजुकेशनल क्या होना चाहिए? एजुकेशन होना चाहिए। कुछ जगह पे तो सीएम, बिहार में ही जिस समय राबड़ी देवी बनी थी चीफ मिनिस्टर, उनको साइन करना नहीं आता था, वो अंगूठा लगाई थी जिस दिन शपथ ली थी। मैं ये नहीं कहता कि किसी में काबिलियत नहीं हो सकती है, लेकिन कहा गया कि एक बेसिक लेवल पे क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है ताकि वो चीजों को क्या कर सके? समझ सके। आप खुद से चीजों को समझते हैं और कोई दूसरा समझा रहा होता तब तो उसे ही चलाने दीजिए। और रियल में आप देखिए, तभी मैंने बोला सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, यही सेक्रेटरी पीएमओ ऑफिस ही तो होता है जो प्राइम मिनिस्टर को क्या कर रहे होते हैं? हर चीज गाइड करते हैं। इतना जो आप G20 और बाकी जगह जो चीजों को देख रहे हैं, सारे एचपी सारे चीज प्राइम मिनिस्टर के ही अपने होते हैं? नहीं, वो उन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं और एक एक लाइन कौन कौन सा पार्ट क्या होगा ये सब जो है जो इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं वो कर रहे होते हैं। आइए, चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल, देखिए हर जगह से लोग यहाँ पे शामिल है। रिजर्व बैंक के एक ऑफिसर होंगे, इंडियन बैंक एसोसिएशन, क्योंकि पता है बैंक एसोसिएशन वगैरह के मेंबर यहाँ क्यों होते हैं? ताकि गवर्नमेंट ऐसा ना हो कि अपनी वाहवाही लूटने में कहीं पॉलिटिकल एजेंडा लेकर के, इलेक्शन को एजेंडा लेकर के ऐसा ना हो कि बोले कि इस तरह के एरिया में हमने इतना जो है वो मुफ्त में जो है वो लोन देना शुरू कर दिया, या बिना किसी मुद्रा लोन वगैरह, बताऊंगा आपको मुद्रा कंपनीज वगैरह, पता चला कि बिना जो है वो कोई कोलेट्रल लिए हुए आप क्या कर रहे हैं? बिना कोलेट्रल लिए हुए लोन दे रहे हैं। अरे भाई, उसके लिए देख भी तो लीजिए बैंक का क्या स्थिति है, कहीं सारा कुछ नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो ना हो जाएगा। 3 पर्सन ऑफ इमिनेंस ईच अदर फील्ड ऑफ इकोनॉमी, इंडस्ट्री, और किससे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। और कहा गया कि इनमें से एक क्या होना चाहिए? वुमेन। अब यहाँ पे वुमेन क्यों हो? ऐसा क्यों बोला गया कि एक वुमेन होना चाहिए? ऐसा इसीलिए कि बड़े सारे स्कीम में आपको बताऊंगा जिस स्कीम में लिखा हुआ है कि ये स्कीम जो है SC ST वुमेन इन सब के लिए है। तो वहां पे अगर वुमेन ओरिएंटेड कोई भी स्कीम है, उन चीजों को ठीक से समझने के लिए यहाँ पे क्या किया हुआ है? एटलीस्ट क्या होना चाहिए? एक वुमेन होना चाहिए। 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है कि जो बिजनेस किया जा रहा है, जो ट्रेड किया जा रहा है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो इनको पता रहेगा कि भाई प्रॉब्लम किस तरह का है, कितने दिन का क्रेडिट नॉर्मली लोग दे रहे हैं। अगर एमएसएमई उतने दिन का क्रेडिट नहीं देंगे तो कोई इनसे सामान नहीं खरीदेगा, क्योंकि मार्केट में 2 महीने का कस्टम है कि आज सामान दीजिए, 2 महीने बाद क्या मिल जाएगा आपको? पैसे मिल जाएगा। तो ये बात इन तक भी तो कन्वे होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए कि इसमें कहीं किसी को नहीं छोड़ा गया। आरबीआई से लेकर के, मिनिस्ट्री से लेकर के, आपके एमएलए एमपी से लेकर के सेक्रेटरी लेवल तक के भी लोगों को क्या रखा गया है? प्लानिंग लेवल से लेकर के एग्जीक्यूशन लेवल तक के हर पर्सन को रखा गया है, ताकि ये क्या कर सके? हर पॉलिसी को एग्जामिन कर सके, एमएसएमई के सिचुएशन को समझ सके, एमएसएमई के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो किनको बता सके? सेंट्रल गवर्नमेंट को बता सके। और जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बतलाते हैं तभी उसके बेसिस पे क्या किया जाता है? नए नए पॉलिसीज लॉन्च किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई, पर्टिकुलरली, कौन सा पर्टिकुलरली में किसको बोल रहे हैं? माइक्रो और स्मॉल, क्योंकि इनका जो है वो टारगेट हमेशा छोटा रहता है। रीजन ये है कि मैंने बताया कि जिनके पास थोड़े ज्यादा पैसे हो जाते हैं, थोड़ा बड़ा कंपनी बन जाता है, उनके मदद के लिए बहुत लोग हैं। लेकिन वहां जहां पे कोई नहीं आना चाहता है वो है माइक्रो लेवल, उसके बाद है स्मॉल। उनके लिए कहा कि डेवलपमेंट ऑफ स्किल इन एम्प्लॉय, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स,
टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, मार्केटिंग असिस्टेंस, इसमें से कुछ आप देखेंगे, कुछ जो है वो मॉनेटरी है, कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, क्लस्टर डेवलपमेंट टू स्ट्रेंथिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, ये बता पाएंगे आप? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी तो हो गया कि रोड, पानी, वहां पे जो है वो एयरपोर्ट बने, वहां पे रेलवे के ट्रैक्स वगैरह जाएं ताकि उस जगह का क्या हो सके, ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। मार्केटिंग असिस्टेंस का मतलब है कि हमारे चीजों को कहाँ पहुंचाया जाए, मार्केट में पहुंचाया जाए, इसके लिए आप प्रचार प्रसार कीजिए, एग्जीबिशन वगैरह लगाइए, ये सब आने वाले पॉलिसीज में आप सब पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अभी तक हम जो भी काम करते थे मैनुअल बेसिस पे करते थे, आप ट्रेनिंग दीजिए ताकि हम क्या कर सके, उसे कंप्यूटराइज तरीके से कर सके। मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, चीज बहुत अच्छा बनाना आता है लेकिन मैनेज करना और उसे बेचना जो है वो नहीं आता है। मान लीजिए कि मैं ही जो है, जैसा आपको पता भी है 12 बुक मैंने लिखे, अभी भी जो बुक है, जो मैं अभी 4 बुक जिसमें से 2 ऑलरेडी रिलीज हुआ है टैक्समैन पे, 2 और आना है। अगर इस बुक को मैं ही जो है वो लिखता, लिख तो मैं ही रहा हूं, लेकिन अगर इस बुक को मैं ही पब्लिश करता तो सारे पैसे तो मेरे पास, कॉस्ट के अलावा। लेकिन अगर ये बुक जो है वो टैक्समैन के साथ है तो इसका मतलब है कि मुझे क्या मिलता होगा, कुछ देते होंगे गरीब को या नहीं देते हैं, रॉयल्टी देते हैं, तभी तो आप इनके साथ क्या करते हैं, बुक लिखते हैं। अब अगर इनके साथ में बुक लिखता हूं तो मेरी मजबूरी है। क्यों मेरी मजबूरी है? मैं पढ़ा लिखा हूं, स्किल है, और वो स्किल जो है वो मेरा मेंटल स्किल है, लेकिन मैं चीजों को बेचने में एक्सपर्ट नहीं हूं। बुक लिखने में एक्सपर्ट हूं क्योंकि नॉलेज है मेरे पास, लेकिन बुक को मार्केट में कैसे बेचूं ये मुझे नहीं आता है। और ना ही मेरे पास उतना बड़ा जो है वो नेटवर्क है कि मेरा बुक जो है वो ऑल अक्रॉस इंडिया बिके। लेकिन टैक्समैन का ऐसा है या नहीं है? बहुत बड़ी पब्लिशिंग एजेंसी है। तो कहा ऐसे ही आप एक्सपर्ट हैं लेकिन आपको क्या नहीं आता, इस चीज को आपको बेचना नहीं आता है, मैनेज करना नहीं आता है कि कैसे चीजों को क्या करें, मैनेज करें, कहां कैसे स्टाफिंग करें। तो क्या करेंगे, आपको इन चीजों में ये आपकी मदद करेंगे, और ये मदद अलग अलग पॉलिसी बना करके करेंगे। मॉनेटरी बेनिफिट भी देंगे, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी देंगे, लेकिन ये दोनों जो बेनिफिट देंगे वो क्या बना करके, अलग अलग तरह के पॉलिसी के तहत देंगे। जैसे आप सुनते होंगे कि गरीब लोगों को राजीव गांधी आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, अटल आवास योजना, इन सब के तहत लोगों को क्या दिया जाता है, मकान। अल्टीमेटली दिया क्या जा रहा है, मकान। लेकिन ये जो मकान दिया जा रहा है ये अलग अलग किसके तहत दिया जा रहा है, स्कीम के तहत जो है वो दिया जा रहा है। तो ठीक वैसे ही इनको भी जो हम देंगे वो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट देंगे, लेकिन किसके तहत, अलग अलग स्कीम के अकॉर्डिंग देंगे। कहा गया कि ये स्कीम के तहत हम किसी को भी बेनिफिट तभी देंगे जब पहले आप क्या हैं, एमएसएमई, और एमएसएमई होने के बाद आपने अपने आप को क्या किया है, रजिस्टर्ड किया है। तो कहा रजिस्ट्रेशन कहां करेंगे, कहा गया कहीं मैनुअल जाने की जरूरत नहीं है, आप जो है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, उद्यम का मतलब हिंदी वर्ड है उद्यम, लेकिन ऐसे ही लिखा हुआ है। उद्यम का मतलब व्यवसाय होता है, काम करना होता है, इसीलिए जो उसको करते हैं उसको बोला जाता है उद्यमी। तो उद्यम जो है वो मतलब हुआ कि आप कौन सा जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आकर के आप क्या कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। यहां पे रजिस्टर कौन कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं या एमएसएमई? बिल्कुल वही चीज हुआ, सीएस में पहले इनरोलमेंट लीजिए तब यहां आइए, तब मैं पढ़ाऊंगा। तो वैसे ही पहले एमएसएमई हुई, और एमएसएमई होने के बाद भी नहीं मिलेगा बेनिफिट, उसके बाद कहां अपने आप को रजिस्टर कीजिए, आप अपने आप को नहीं, उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आप जो है वो एमएसएमई हो गए हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाइए। कहां पे, आप पोर्टल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन का, कोई फी नहीं है इसके लिए, कोई फी नहीं है, आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए। इसमें जो है वो आप जो है वो आधार नंबर देंगे, और जो आपको एक नंबर मिलेगा वो एक यूनिक नंबर होता है, ये किसी का किसी के साथ मैच नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे पैन नंबर, टैन नंबर, ये किसी का किसी के साथ मैच नहीं करता। आप प्रोप्राइटर हैं तो भी चलेगा, आप पार्टनरशिप फर्म है तो भी चलेगा, आप कंपनी फॉर्म में है तो भी चलेगा, किसी भी फॉर्म में रखिए। एमएसएमई का तो दिया हुआ है ना कि आप जो है या तो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, और उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है कि प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितना होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस फॉर्मेट में थे, कंपनी के फॉर्मेट में तभी यहां रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप देखिए प्रोप्राइटर या क्या हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म हो सकते हैं, एचयूएफ होंगे। बस कहा गया कि अगर प्रोप्राइटर होंगे तो जो बंदा कंट्रोल कर रहा है वो जाएगा, पार्टनर होंगे तो कोई भी पार्टनर रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा, एचयूएफ होंगे तो कौन अप्लाई करेगा, कर्ता अप्लाई करेगा, कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनको ऑथराइज किए होंगे वो अप्लाई करेगा।
आपको GSTN एंड पैन एंड ऑर्गेनाइजिंग द आधार नंबर ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी शैल बी रिक्वायर्ड। कब? अगर मान लीजिए कि आप इनमें से कोई है तो सिर्फ आधार नंबर चाहिए, आप प्रोप्राइटर हैं या आप जो है पार्टनरशिप फर्म है या क्या है, HUF है। लेकिन अगर आप जो है वो कंपनी है या आप LLP है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ऐसे केस में आपको पैन भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, GSTIN चाहिए। इन केस एन एंटरप्राइज इज ड्यूली रजिस्टर्ड ऑन उद्यम विथ पैन, अगर मान लीजिए आपने जो है वो पैन के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन हो सकता है कि आपके पास उन दिनों में पैन नहीं था जब आप स्टार्ट किए थे, तो वैसे केस में आप सेल्फ डिक्लेरेशन दीजिए कि जब से पैन ले लिया तब तो सारा इंफॉर्मेशन कहां से हमें मिल जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले का हमें नहीं मिलेगा क्योंकि उससे पहले आपने पैन लिया हुआ नहीं था। तो उस केस में क्या कीजिए, आप खुद से डिक्लेरेशन दीजिए कि ये मेरा प्रॉफिट था या मेरा प्रॉफिट नील था। नील से दिक्कत नहीं है रजिस्ट्रेशन में, लेकिन आपको ये डिक्लेरेशन क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और जब से पैन है तब से आपको देने की जरूरत नहीं, हम खुद साइट पे जाकर के चेक कर लेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट पे आपका पैन बस होना चाहिए कि आपका ITR कितना अमाउंट क्या कर रहा है, शो कर रहा है। एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोसेस विल बी नोन एज व्हाट, जो एंटरप्राइज है उसको उद्यम बोलते हैं और इस रजिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन टेम्पोररी है या परमानेंट है, ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। और ये जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो है एक नंबर दिया जाता है, QR कोड दिया जाता है, उस QR कोड से आपका सारा डेटाबेस जो है वो मिल जाएगा। ये इसीलिए ऐसा किया गया कि इंडिया से बाहर के भी लोग अगर आप में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो जब तक किसी सही जगह पे आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो बाहर वालों को भी लगेगा कि इंडिया में जाकर के, उत्तम नगर में जाकर के, जनकपुरी में जाकर के कहां मैं इस कंपनी को ढूंढता रहूंगा। लेकिन अगर उसका सारा डिटेल जो है गवर्नमेंट के पोर्टल और गवर्नमेंट के साइट पे मिले, मुझे बताइए ऐसे केस में बाहर वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या नहीं, और वो आप में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या नहीं। बस इन्हीं चीजों के कारण उन्होंने इसका कंपलसरी क्या किया है, रजिस्ट्रेशन इसका कंपल्सन रखा है। अगर आप MSME के तहत बेनिफिट लेना चाहते हैं तो नहीं बेनिफिट लेना है, मोस्ट वेलकम, आप सिर्फ कहां बने रह जाइए, MSME में बने रह जाइए, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। नो एंटरप्राइजेस सेल फाइल मोर देन व्हाट, क्योंकि कहा कि ये एक मिला उसी से आपका सारा का सारा लिंक कनेक्ट हो गया। ये एक यूनिक नंबर होता है, आधार 4 लेने की जरूरत नहीं है, हर एड्रेस का आधार नहीं होता, बस आप एड्रेस बदलने पे क्या करते हैं, उसे अपडेट कर लेते हैं। आपने जो है वो काम बदल दिया, आप जो है वो इलाका बदल दिया, जगह बदल दिया, तो क्या करते हैं, नया पैन ले लेते हैं, नहीं। पैन डिपार्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा आप इंटीमेट कर देते हैं कि अब जो है मैं इस तरह के ने इस तरह के बिजनेस को कर रहा हूं, या मेरा एड्रेस जो है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया। कहीं इसमें कोई रिन्यूअल की जरूरत नहीं है। अगर एक बार आपने ले लिया है तो जब तक आप MSME हैं तब तक ये रजिस्ट्रेशन आपका ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, रिन्यूअल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कहा गया कि MSME के तहत हमने जो रजिस्ट्रेशन कराया, कहा कि इसका फायदा क्या है उद्यम रजिस्ट्रेशन का। तो देखिए अब उद्यम रजिस्ट्रेशन का फायदा क्या है। कहा कि एक तो ये परमानेंट नंबर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन नीचे जो है वो देखिए, हेल्प MSME इन अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ स्कीम ऑफ व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। अब जितने भी स्कीम बन रहे हैं उन सारे के सारे स्कीम का आपको क्या मिलना है, उन सारे के सारे स्कीम का आपको फायदा मिलना है। किस चीज से, उद्यम रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे। किस तरह का स्कीम होगा, क्रेडिट गारंटी स्कीम, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट स्कीम, एडिशनल एज इन गवर्नमेंट टेंडर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट। मतलब अगर कोई चीज परचेज करना रहा तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। आप अगर MSME है, गवर्नमेंट कोई टेंडर निकालती है तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, MSME को देंगे, लेकिन उसको देंगे जो क्या कहलाएगा, सप्लायर। आगे बताऊंगा कि सप्लायर का जो है वो मतलब क्या है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट, अगर आप जो है वो क्या है, अगर आप MSME है, आपसे किसी ने क्या किया था, सामान जो है वो खरीदा था और आपको जो है वो समय पे जो है वो पेमेंट नहीं आया है, तो उस केस में हम आपके पैसे की क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे। रीजन ये है कि जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं उनका तो जो कंप्लीट जो है वो क्या बना हुआ है, उनका कंप्लीट जो है वो रजिस्ट्रेशन का जो है वो मैकेनिज्म बना हुआ है। लेकिन जो छोटे एंटरप्रेन्योर है, जो छोटा जो है वो आपका इंडस्ट्री है, उसका जो है वो रिकवरी कैसे हो, तो इसके लिए आपकी मदद कौन करेंगे, इसके लिए मदद आपकी गवर्नमेंट करेंगे। तो यहाँ पे
फंड दिला करके, क्रेडिट दिला करके, आपके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके, आपके पैसे रिकवर करा करके, अगर फिनिश गुड्स नहीं दिया, अगर गवर्नमेंट का कोई टेंडर निकलता है तो गवर्नमेंट के उन टेंडर में आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा, आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। और ये सारा कुछ इन्होंने क्या किया? ये सारा कुछ इन्होंने अलग अलग स्कीम के तहत बनाया। इन्होंने कहा कि अगर आप जो है वो स्मॉल, मीडियम, स्मॉल, माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं तो आपको कहीं कोई मेमोरेंडम या कहीं कोई और डिटेल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप मीडियम एंटरप्राइजेज हैं और इस मीडियम एंटरप्राइजेज में भी अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो नहीं, क्या प्रोवाइड करते हैं? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं तो आपके लिए कंपल्सन है क्या भरना? मेमोरेंडम। और मेमोरेंडम कुछ नहीं है, अपने बारे में सारा डिटेल बताना है। ध्यान से सुनिएगा कौन, क्योंकि इसका लिंक आगे है। इस मेमोरेंडम और सप्लायर का मतलब क्या है? कहा कि अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करते हैं और मेमोरेंडम फाइल करते हैं, आप स्मॉल हैं, जरूरत नहीं है। आप माइक्रो हैं, जरूरत नहीं है, चाहे आप क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे क्या है, सर्विस प्रोवाइडर। आप मीडियम एंटरप्राइजेज हैं लेकिन क्या है, सर्विस प्रोवाइडर का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप जो है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर नहीं होकर के क्या है, मैन्युफैक्चरर है, तो कंपल्सन है क्या बताना? आपको अपना डिटेल बताना। क्या डिटेल बताते हैं? क्या प्लांट है, क्या मशीनरी है, कितने लोग काम करते हैं, किस तरह का हम प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन अगर कोई माइक्रो और स्मॉल या मीडियम में जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो भी अगर जो है वो क्या करे, अगर वो भी जो है वो एमएसएमई के तहत क्या करे, अगर मेमोरेंडम फाइल कर दे, तो वैसे केस में उनको सप्लायर का स्टेटस मिलेगा और गवर्नमेंट के टेंडर में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट का टेंडर जो बेसिकली होता है वो हम उसी को देंगे जिसके बारे में हमें डिटेल रहे। तो मीडियम और मैन्युफैक्चरिंग को क्या करना पड़ेगा? उनको तो डिटेल देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्या है, स्मॉल, माइक्रो हैं और आपने मेमोरेंडम फाइल किया है, तो आप भी उन टेंडर में क्या कर पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और टेंडर में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या हुआ, बिजनेस का मिलना। तो मेमोरेंडम ऑफ एमएसएमई, आप 10 सेकेंड इसको खुद सोचिए, एमएसएमई का मेमोरेंडम का क्या सेंस है, मैं पूछने वाला हूं कि क्या इसका मतलब है, क्या सेंस हुआ और क्या मैंने बोला इसके बारे में। एमएसएमई मेमोरेंडम क्या सेंस हुआ ये बताना है। माइक्रो और स्मॉल के लिए किस बेसिस पे बोला, क्या लिखा हुआ है? डिस्क्रिप्शन का मतलब मन होगा तो करेंगे, नहीं मन होगा तो, अगर आपने नहीं किया तो कोई कॉन्ट्रावेंशन है, लेकिन अगर कर दिया तो बेनिफिट क्या है, सप्लायर का स्टेटस मिलेगा। कल के डेट में गवर्नमेंट के जब टेंडर मिलेंगे तो भले आप छुटकन की महाभारत हैं लेकिन आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अगर आप मीडियम एंटरप्राइजेज हैं और आप जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो फिर ये आपके लिए क्या है, डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अगर आपने फाइल कर दिया तो आपको बेनिफिट मिलेगा, टेंडर में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, सप्लायर का स्टेटस मिलेगा। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है और मीडियम है तो बोला कि यहां पे कॉन्ट्रावेंशन होगा, आपको भरना ही पड़ेगा। और मेमोरेंडम जो है कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, मेमोरेंडम का मतलब होता है यू आर डिस्क्लोजिंग ऑल डिटेल्स अबाउट यू। और किस तरह का डिटेल्स, हम कितना प्लांट मशीनरी रखे हुए, किस तरह का प्लांट मशीनरी है, कितने लोग काम करते हैं, कितना हमारा कैपेसिटी है। अब देखिए गवर्नमेंट कहती है कि जो मेमोरेंडम ही नहीं भरा हुआ है, जिनके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, वो कोई भी मुंह उठा करके आएगा और क्या बोलेगा, मुंह उठा करके आएगा और बोलेगा कि हमें गवर्नमेंट का टेंडर लेना है, तो क्या वो टेंडर को फुलफिल कर पाएगा या नहीं, ये भी क्या है, एक ये भी तो एक चैलेंज है कि कल के डेट में गवर्नमेंट से उसने कोई टेंडर ले लिया और उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। कहेगा कि अगर आपके पास मेमोरेंडम है तो उससे आप क्या देख लो, क्या हमें पता रहेगा कि उसके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास कितने मैन पावर है, और हम देखेंगे कि इतने मैन पावर और इस लायक के पर्सन को हम क्या करें, ये टेंडर दें या ना दे। चलिए भाई, एक कम्युनिटी हॉल बनाना है तो समझ में आता है 10 लोग हैं तो भी आप बना लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का कोई पुल बनना है, ब्रिज बनना है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ऐसे केस में जहां 10 लोगों की कैपेसिटी है वहां दिया जा सकता है, कहा गया कि नहीं। ये बेसिकली फायदा है मेमोरेंडम को फाइल करने का।
सप्लायर, ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज विच हैज फाइल्ड व्हाट, जो मेमोरेंडम फाइल किया वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सप्लायर। यानी कि अगर मान लीजिए कि हम बात करें मीडियम एंटरप्राइजेज की, तो मीडियम एंटरप्राइजेज जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसको हमेशा क्या मिलेगा, उसको हमेशा किसका स्टेटस मिलेगा, उसको हमेशा जो है वो स्टेटस मिलेगा सप्लायर का। किसको, अगर कोई आपका एमएसएमई है, और एमएसएमई में कौन है ये, एमएसएमई में ये है आपका मीडियम एंटरप्राइजेस, और मीडियम एंटरप्राइजेस में भी क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसको हमेशा किसका स्टेटस मिलेगा, सप्लायर का। और उससे बाकी वाले जो है कहा कि उनको तब मिलेगा जब उन्होंने क्या फाइल किया हुआ है, मेमोरेंडम। इसके अलावा और लोगों को भी सप्लायर का स्टेटस मिल रहा है। देखिए वो कौन लोग हैं, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ ए स्टेट, और कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा बॉडी कॉरपोरेट, चाहे वो कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, जो किन लोगों से सामान खरीदते हैं, कहा कि ये एमएसएमई से सामान खरीदते हैं, इसीलिए इनको भी हम किसका स्टेटस देंगे, सप्लायर का देंगे, ताकि ये इनकरेज हो और ये लोग एमएसएमई से क्या खरीदें, सामान खरीदें। और ये लोग जो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, ये एमएसएमई के लिए ही वर्क करते हैं। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये वर्क ही करते हैं किसके लिए, एमएसएमई के लिए। कहा इसके अलावा चाहे आप कंपनी के फॉर्म में रहें, चाहे सोसाइटी या किसके फॉर्म में रहें, ट्रस्ट के फॉर्म में रहें, कोई भी रहें, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको जो है वो सप्लायर का स्टेटस देंगे, बशर्ते आप किससे सामान खरीदते हो। देखिए आप एमएसएमई से कुछ ले रहे हैं तो हम भी तो आपको कुछ बेनिफिट देंगे, और क्या बेनिफिट दे रहे हैं, गवर्नमेंट के जो भी टेंडर वगैरह आएंगे उसमें हम आपको स्टेटस किसका रखेंगे, सप्लायर का। अपॉइंटेड डे, अपॉइंटेड डे वो डे है कि आपने एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 15 डेज, जिस दिन आपको पैसे मिलने थे, यानी कि सर्विस बाय ए बायर फ्रॉम ए सप्लायर। मतलब है कि एमएसएमई ने किसी को कोई सामान बेचा, एमएसएमई जो भी बनाई, कैलकुलेटर बनाई, घड़ी बनाई, जो भी बनाई, बेचा। अगर इन्होंने अपना सामान बेचा तो सामान बेचने के बाद क्या होगा, सामने वाले इनको क्या करेंगे, सामने वाले इनको जो है वो पे करेंगे। ये जब पे करते हैं तो जो डेट दिया हुआ है उसके 15 डेट तक अगर नहीं आया तो माना जाएगा कि अपॉइंटेड डेट तक जो है वो रिकवर पैसे की। अब ऐसे केस में आपके लिए रिकवरी का काम कौन करेंगे, जो आपके बोर्ड हैं, जो फैसिलिटेशन सेंटर है, वो आपके लिए पैसे क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, बाकियों के लिए नहीं। गवर्नमेंट किसी के लिए पैसे रिकवर नहीं करती है। गवर्नमेंट कहती है रिकवर करने में दिक्कत है तो आप सूट फाइल कीजिए, बाकी चीज कीजिए। इनके लिए क्या करेंगे, वो पैसे रिकवर करेंगे, लेकिन किस डेट से, अपॉइंटेड डेट। का अपॉइंटेड डेट का क्या मतलब है, अपॉइंटेड डेट का मतलब है सामान डिलीवर जिस दिन आने का दिन था उसके कितने दिनों के भीतर, 15 दिन। इससे ज्यादा वेट मत कीजिए, गवर्नमेंट के पास जाइए, वो आपके लिए पैसे रिकवरी का काम, आपने बोला ही था 1 महीने बाद, तो अपॉइंटेड डेट कब से शुरू होगा, 1 महीने प्लस कितने दिन, उसके बाद से जो है वो गवर्नमेंट रिकवर करेगी। अब इसमें जो है वो कहा गया कि अगर आप एमएसएमई है, आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लिया, उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका सारा का सारा डेटाबेस जो है वो चला जाना चाहिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। ये जो है वो आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया उसके बेसिस पे यहां डेटा जाएगा, और ये जो है वो सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम है। ये स्कीम क्या हुआ, आप एमएसएमई है, आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन किया, उद्यम रजिस्ट्रेशन जब आपने कर लिया तो इस पोर्टल पे जाकर के उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर डालेंगे। वो नंबर डालते ही आप सारे के सारे जो है वो बेनिफिट के लिए क्या हो गए, ऑथराइज हो गए। तो ये आपका उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कैन अप्लाई ऑनलाइन, कहां पे करेंगे, ये उसी पोर्टल पे जाकर के आप करेंगे। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है, या तो आप एमएसएमई है या क्या है, उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन आपने ले रखा है, इस साइट पे जाकर के सिर्फ उसको क्या करेंगे, अटैच करेंगे, ताकि आपको जितने भी बेनिफिट हैं, किनके बेनिफिट, एमएसएमई के पॉलिसी के तहत जो बेनिफिट है वो मिलना आपको क्या हो जाए,
शुरू हो जाए। ये सिंगल पॉइंट बेनिफिट का मतलब है, जैसे जनधन योजना के तहत लोगों को नहीं कहा गया कि एक न एक अकाउंट होना चाहिए, ठीक वैसे ही कहा गया कि यहां से सारे के सारे जो भी एमएसएमई के पॉलिसीज हैं उसका डिसबर्समेंट होगा। आप एमएसएमई हैं, उद्योग रजिस्ट्रेशन आपने क्या कर लिया है, ले लिया है। अगर आप यहाँ पे अपने आप को सिर्फ रजिस्टर कर लेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि आप इसमें बेनिफिट ले रहे हैं या बेनिफिट नहीं ले रहे। कुछ ऐसे भी एमएसएमई हैं जो किसी भी पॉलिसी का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो इसका क्या ले रहे हैं, बेनिफिट लेंगे। हमारे डेटाबेस में ये रहेगा कि हम स्कीम तो लॉन्च करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इतने % लोगों तक ही क्या पहुंचता है, ये हमारा स्कीम पहुंचता है या वो बेनिफिट को एंजॉय करते हैं। अब उन्होंने अभी तक जितने भी एमएसएमई के लिए बेनिफिट चलाए हैं जो आपके कोर्स में एप्लीकेबल है वो ये सारे हैं। अब इसमें आपके लिए चैलेंज क्या है, चीज बहुत आसान है। इसमें से कोई हो सकता है 4 पूछ दे। अगर सिर्फ पूछता है कि व्हाट आर द वेरियस पॉलिसी लॉन्च बाय द गवर्नमेंट फॉर एमएसएमई, आसान है। लेकिन अगर जो है वो नाम दे दे करके पूछ दे कि इस स्कीम के तहत क्या था, इस स्कीम के तहत क्या था, तो ये समझ लीजिए थोड़ा जो है वो गधे टाइप क्वेश्चन हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी वैसा क्वेश्चन भी रह जाता है, तो वो आपको खुद से ध्यान से, मैं समझा दे रहा हूं लेकिन आपको वो नाम के साथ याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ कोई 4 स्कीम पूछ दे तो अभी बताते बताते आपको 2-4 स्कीम याद रह जाएंगे कि भाई इस स्कीम के तहत ये बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर जो है 3 मार्क्स में 2 स्कीम का नाम दे दिया और लिख दिया कि व्हाट इज द बेनिफिट या व्हाट इज दीज 2 स्कीम्स अंडर एमएसएमई पॉलिसी, तो देखिए स्कीम क्या है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। मैंने क्या बोला, हर स्कीम को किस तरह से देखना है, हर स्कीम में 2 बातों को देखिए। पहला, ये स्कीम किसके लिए है, ये स्कीम किसके लिए है। दूसरा, इस स्कीम में मिल क्या रहा है, बस इतना ही देखना है। पहला, ये स्कीम, आप कहिए सर स्कीम तो एमएसएमई के लिए ही है। मैंने फिर बोला सारे एमएसएमई के लिए नहीं, हो सकता है कुछ स्कीम सिर्फ मैक्रो के लिए रहे, कुछ मैक्रो और स्मॉल के लिए, कुछ सबके लिए रहे। कुछ ऐसा स्कीम है जो पुराने एमएसएमई के लिए रहेगा जिसको ऑलरेडी कोई बेनिफिट मिला हुआ है और नए के लिए नहीं है। कुछ ऐसा हो सकता है कि वो उनको मिलेगा जो बेसिकली क्या है, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर जिसको चला रहे, या जो एससी एसटी का जो है वो है, या कुछ ऐसा एमएसएमई जो बेसिकली रूरल एरिया के लिए है, कुछ ऐसा जो अर्बन एरिया के लिए है। तो हर स्कीम में हमें पहले क्या देखना है, ये स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल है, और दूसरा इस स्कीम में मिलना क्या है। यही 2 चीज, किसके लिए और क्या मिलने वाला है। तो ये जो स्कीम जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, कहा कि ये स्कीम जो है वो किसके लिए है, तो कहा कि ये स्कीम जो है वो रूरल और अर्बन एरिया दोनों एरिया के एमएसएमई के लिए है। किसके लिए, रूरल और अर्बन एरिया दोनों के लिए। अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में है तो भी, अगर आप कॉर्पोरेट तहत हैं तो भी। बस कहा गया अगर इंडिविजुअल है तो उस केस में इन्होंने क्या बोला, 18 इयर्स एज होना चाहिए। और कहा कि आपके, अब इसमें मिलना क्या है, आपका जो भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का 10% आपको देना है। कितना परसेंट, 10%। और बाकी 90% के लिए जो है आप क्या करेंगे, बैंक को एप्लीकेशन देंगे। और इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया है, बैंक आपको क्या प्रोवाइड करेगी, लोन प्रोवाइड करेगी। कितने % के लिए, 90% के लिए। लेकिन अगर आप जो है वो एससी एसटी ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हैं, तो वैसे केस में आपको 10% भी पैसा नहीं लगाना है। कहां तक, 5%। और 95% कहां से मिलेगा। अब देखिए कितना सिंपल सा चीज है, 2 बात याद रखनी है। ये रूरल और अर्बन दोनों एरिया के एमएसएमई के लिए है। और इसमें जो है वो बेनिफिट क्या मिलेगा, बैंक से लोन मिल सकता है 90% तक या 95 तक। 90% तक मिलेगा किनके लिए, सबके लिए। और 95 के लिए जो है कहा गया एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड, वुमेन, ये सब हो तो उनको कितना मिलेगा। बस इतना ही इस स्कीम में 2 बात ध्यान रखना है। सेकेंड, लोन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या मुद्रा यूनिट। जरा मुझे इसका जल्दी से आप लोग पंचलाइन बताइए, तो ये स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल है, जल्दी से।
एकदम फटाफट पढ़िए और बताइए ये किसके लिए है। इसका मतलब अभी अभी तो हमने पढ़ा है। हाँ, तो उसके तहत आपको लोन मिला था 90%, पॉसिबल है या 95%? सारा पैसा लगा दिया, थोड़ा सा कम हो गया और अभी हमारा काम नहीं चल पा रहा है। तो कह रहे हैं कि आपको मिल गया था स्कीम, योजना के तहत पैसा, और उससे आपने जो है वो स्टैब्लिश किया, लेकिन आपको फर्दर क्या चाहिए? उसी यूनिट को क्या करना है? आपको एक्सपेंशन करना है। इसका मतलब ये नए एमएसएमई के लिए है? नहीं, नए एमएसएमई के लिए क्या है? ये वाला प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और ये किसके लिए है? ये उसके लिए जो पहले से प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के तहत लिया था, लेकिन उसको अपना और क्या करना है? एक्सपेंशन करना है, उनके लिए है। दिस स्कीम इनेबल्स द एंटरप्रेन्योर टू अडॉप्ट, किस चीज के लिए? अब और नया टेक्नोलॉजी लगाना चाहते हैं। पहले जो पैसा मिला उससे सेटअप लगा लिया, और एक्सपेंशन, नया टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सब करना चाहते हैं, इससे हम आपको पैसे देंगे। ये स्कीम जो है वो बताइए, ये स्कीम किसके लिए है? देखिए, ऑल एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर एंड एस्पायरिंग। इसका मतलब अभी अभी इससे पहले वाले में आपने देखा, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग के लिए था, नहीं था। ये जो है वो सबके लिए था, रूरल और अर्बन सबके लिए, चाहे ये हो। ये सिर्फ किसके लिए? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। फिर ये कह रहा है कि नए के लिए भी, और किसके लिए है? और ये अब ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब ये देता क्या है इस स्कीम के तहत? क्या है? इनकरेज फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर टू वेंचर इनटू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाय फैसिलिटेटिंग, क्या दे रहा है? क्रेडिट गारंटी सपोर्ट फॉर कोलैटरल फ्री थर्ड पार्टी गारंटी लोन। बैंक में गए, बैंक ने बोला वापस लौट जा। क्यों भाई? नहीं है हमारे पास कुछ गिरवी रखने को, नहीं है हमारे पास कोई कोलैटरल। तो यहां पे जो है वो एमएसएमई के तहत कहा गया कि इस योजना का ही नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई, और इसके तहत कहीं कोई कोलैटरल देने की जरूरत और ना ही किसी को गारंटी पे रखने की जरूरत। गारंटर कौन होगा? कोई गारंटर नहीं बनने को तैयार हो रहा है, का कोई जरूरत नहीं है। आपको किसी को गारंटर ना रखना है, ना कोई कोलैटरल का मतलब तो कुछ गिरवी रखना, किसी चीज पे चार्ज क्रिएट करना नहीं है। और इसके तहत बहुत सारे एमएसएमई के तहत कुछ फ्रॉड भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा एमएसएमई इस बीच में डेवलप हुआ है। अगर आप देखेंगे इन 4-5 सालों में काफी ज्यादा बूस्टअप आया है। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखिए, इस क्लस्टर डेवलपमेंट किसके लिए एप्लीकेबल है? वो देखिए, एग्जिस्टिंग यानी कि नए के लिए है? नो, पहले वाले के लिए। फॉर्मुलेटेड टू सपोर्ट व्हाट? सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ। आप बने रहिए, जितना डेवलप कर गए, कुछ फंड वगैरह की जरूरत है, अपना पोजीशन बनाए रखिए, या फर्दर क्या करना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए है। तो कहा कि इसमें सेटअप कॉमन फैसिलिटी सेंटर, क्या बनाया जा रहा है? टेस्टिंग, ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल डिपो, जहां पे आप भी अपना रॉ मटेरियल रखिए, कोई और भी रखेगा। नहीं है ना आपके पास स्टोरेज का जगह, तो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं? स्टोरेज की जगह दे रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? उतना पैसा ही नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉय को या आप अपने स्टाफ को क्या करेंगे? ट्रेनिंग देंगे। हम उसकी जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। कंप्लीटिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह को क्या बनाना है? स्मूथ बनाना है। प्रमोशन ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी फॉर द क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है जितने भी आपके ब्रांचेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लस्टर। यानी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी। आप जो करते थे बहुत पॉल्यूशन होता था, अब हम आपको क्या कर रहे हैं? हम आपको कुछ और तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिससे पहले जितना जो है वो पॉल्यूशन होता था उतना पॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हम आपको नए तरीके का क्या दे रहे हैं? नए तरीके का प्लांट, मशीनरी, या हम आपको इक्विपमेंट दे रहे हैं जिस इक्विपमेंट को लगाने पे पॉल्यूशन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ये नए के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है उनके लिए है। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। अब जल्दी बताइए ये किसके लिए है? अब देखिए, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में जो है आर्टिशियन, मतलब जो आप देखते होंगे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, बांस के सामान, क्या कहते हैं, नारियल के छिलकों से सामान, जूट का सामान,
उन चीजों पे। आज के समय में आप जूट का एक ढंग का जो है वो सामान खरीदने जाइए 5,000 6,000 का छोटा छोटा बैग। रीजन ये है कि सबको एमएसएमई के तहत डेवलप कर दिया गया और सब एक्सपोर्ट किया जा रहा है। आगे देखिएगा कि इनके लिए जो है वो क्या किया गया, दो चीज दिया जा रहा है, हार्ड इंटरवेंशन इन सेटिंग अप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि क्या प्रोवाइड करेंगे इसके तहत आपको, रॉ मटेरियल, बैंक, लेटेस्ट मशीनरी। सॉफ्ट इंटरवेंशन, इसके तहत क्या करेंगे, मार्केट प्रमोशन इनिशिएटिव। आपके सामान को आपके बगल वाले के अलावा कोई जानता ही नहीं है। मधुबनी पेंटिंग नहीं था नाम, आज के डेट में इंडिया से बाहर के जगहों पे जो हॉल बन रहे हैं वहां सारे जगह शौकिया तौर पे मधुबनी पेंटिंग लगाए जा रहे हैं। कैसे उन्हें पता चला, इस चीज को क्या किया गया, मधुबनी प्रिंटिंग देखने के लिए वो मधुबनी गए थे, नहीं, वहां एग्जीबिशन लगाया गया और वहां चीजों को क्या किया जा रहा है, शो किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना तक, 90% और 95% देंगे अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जम्मू कश्मीर में या किस एरिया में है, हिल एरिया में है। किस चीज के लिए, हार्ड इंटरवेंशन एंड एंटायर कॉस्ट ऑफ सॉफ्ट इंटरवेंशन, यानी आपका चीज का एग्जीबिशन लगाने में जो खर्चा आएगा, प्रमोशन में जो खर्चा आएगा उसको मिला करके, और प्लांट, मशीनरी, कोई बिल्डिंग ले रहे हैं जहां पे काम करेंगे, तो इन सब में जो खर्चे आएंगे उसका कितना परसेंट तक, 90% तक, और हिली एरिया में 95% तक जो है वो दे रहे हैं, जहां पे और ज्यादा इंकरेज करें ताकि वहां पे लोग आगे आ सकें। इसमें देखिए एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एप्लीकेबल किसके लिए, नए या पुराने, दोनों के लिए। और देखिए नीचे देखिए, इट फैसिलिटेट एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस एंड मोटिवेशन टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, SC ST वुमेन, डिफरेंटली एबल्ड, एक्स सर्विसमैन, BPL पर्सन एंड एज करियर ऑप्शन, यानी इन लोगों के लिए है। लेकिन इसमें जो है वो क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें जो है वो स्किल ट्रेनिंग इन एग्रो वेस्ट प्रोडक्ट, होजियरी, फूड एंड किसमें, प्रोसेस इंडस्ट्री, कारपेट वीविंग, बेसिक एडवांस कारपेंट्री और ग्लास एंड कैरेमेटिक्स। कह रहे हैं इन चीजों में अगर आप काम कर रहे हैं, और ये सब किसका नाम है, बिजनेस का नाम है। मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग टू एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर एंड सुपरवाइजरी स्टाफ। सिर्फ और सिर्फ देखिए यहां पे हम कह रहे हैं कि इन चीजों के लिए मैनेजमेंट कैसे आप करें, कैसे चीजों को प्रमोट करें, कैसे इन चीजों का एक्सपोर्ट मैनेजमेंट आप संभालें, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर, मटेरियल कहां से लाएं, किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट बना करके इंडिया से बाहर भेजें, क्योंकि इंडिया से बाहर चीजों को भेजने के लिए पहले उसको डॉक्यूमेंटेड किया जाता है, ये हमारा प्रोडक्ट है, इस तरह का चीज इसमें है, इसमें कोई जो है वो इन्फेक्टेड चीज नहीं है, इससे लोगों को एलर्जी नहीं हो सकता है, बच्चों के लिए सेफ तो कुत्तों के लिए सेफ, क्योंकि ये तक वहां लिख करके देना पड़ता है कि किस किस तरह के एनिमल। जैसे आप कारपेट जब भेजते हैं, जब ऑडिट के लिए जाएंगे तो इतना माइन्यूट चीज आपको देखना रहेगा। आप कारपेट वीविंग में, कारपेट वीविंग समझ रहे हैं, जो कारपेट होता है बिनाई किया जाता है, जब आप इसका वीविंग करते तो आपको देना पड़ेगा डिस्क्लेमर कि ये कहीं किसी के लिए कोई इससे एलर्जिक तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज होगा। आप देखिएगा कभी कभी कोई परफ्यूम होता है या कभी कोई खास तरह का पेंट होता है, तो बहुत लोगों को उससे स्नीजिंग वगैरह शुरू हो जाती, छींक या बाकी चीज। तो कहा गया कि कितने आदमी को रैसेज आ जाते हैं अगर कोई खास तरह का कपड़ा हो, किसी को जो है पॉलिस्टर के कपड़े से किसी तरह से, तो वो सब आपको क्या करना पड़ता है, इसमें डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। इन सारे चीजों के मदद के लिए ही इसका नाम क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये किसको दे रहे हैं, असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो किनको, द टारगेट टू क्रिएट स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट। कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो MSME के तहत बाकी लोगों को क्या दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उस ट्रेनिंग सेंटर को भी तो मदद करनी पड़ेगी, ताकि वहां पे अगर लोग आते हैं तो वो लोग उनको क्या कर सके, अलग अलग चीजों का स्किल का क्या दे सके, ट्रेनिंग दे सके, उन चीजों का प्रमोशन कैसे किया जाए ये सब बता सके। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME, जो बेसिकली MSME को क्या दे रहा है, MSME के तहत जो लोग एंटरप्रेन्योर है उनको क्या दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे वो ट्रेनिंग एडवांस टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योरशिप का हो, चाहे मार्केटिंग को एनहांसमेंट करने का हो। सपोर्टिंग द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ MSME।
कोयर विकास योजना, अम्ब्रेला स्कीम, स्किल अपग्रेडेशन एंड महिला कोयर योजना, ये बेसिकली नारियल के जो है जो रेसे होते हैं, पता नहीं देखे होंगे आप लोग भी, नारियल में आप देखते होंगे कि कभी एक नॉर्मल नारियल होगा और एक नारियल के ऊपर ना रेशा सा रहता है, जिसको चाकू वगैरह से ऐसे ऐसे करके जो प्रसाद वगैरह वाला होता है उसको पहले हटाते हैं, तब उसमें से नारियल निकलता है, तब फोड़ा, फिर उसको हटाया एक लेयर, तो उसके ऊपर जो जूट जैसा होता है, धागा धागा जैसा जो होता है, जिसका काम इसमें भी लोग गार्डनिंग जब करते हैं तो कोकोपिट जो बनाते हैं, तो वो सब चीज उससे तैयार होता है और वो इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रहा है। आज के डेट में जितना भी आपका लोगों के यहाँ गार्डनिंग हो रहा है वो सब कोकोपिट पे ही हो रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा जो है वो एयरी ये होता है। खुद मैंने भी अपने छत पे लगाया हुआ है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, यानी कि पहले उसे जो है वो रात भर फूलने के लिए दीजिए, और जब वो पूरा इतना छोटा सा ब्लॉक रहेगा एकदम दबा सा, उसको तोड़िए और पानी में डाल दीजिए, एकदम वो फूल करके नारियल से बनते हैं, नारियल के वही छिलके से बनते हैं, और उसके बाद वो आपका जो है वो पानी में फूल के तैयार, उसको 4-5 बार धोइए, नहीं तो जो है फिर उसमें साल्ट जैसा चीज होता है, क्योंकि कोकोनट तो ज्यादा सॉल्टी एरिया में होता है ना, तो नमक होता है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर, मतलब रूट के लिए अच्छा नहीं है, जो पौधे लगेंगे, तो उसको धो दीजिए पहले पानी से अच्छे से, तब उसको जमा कीजिए, फिर उसमें थोड़ा मिट्टी डालिए, मतलब वो मिट्टी का सब्स्टिट्यूट एक तरह से हो गया है। तो कभी अगर वैसे में मुझे आप देख लीजिएगा तो साफ कहिएगा ये टीचर नहीं है, और अगर ये टीचर है तो हमें इसके पास पढ़ना नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में भी कुदाल रहता है, मैं भी अपनी रेस्ट पर, हम तीनों लोग लगे रहते हैं, मैं, मिसेज और बिटिया भी मदद करती है, और वो सबसे ज्यादा उसके हाथ में भी खुरपी जैसा रहा, वो भी कोल रही होती है, और लाइट ऊपर का जल रहा होता है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ से जाने के बाद ही ये सब काम कर सकते हैं, पूरे मोहल्ले देख रहे होते हैं, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो देखते हैं तो और अच्छा वो कहते हैं कि चलो अपने घर में इतने अच्छे से काम करके आने के बाद भी कर रहे हैं, और तब उसे गमले में डालिए, उसमें फिर गोबर वाले खाद मिलाइए, मिट्टी मिलाइए, तब आप उसको तैयार करते हैं। और उसमें अलग अलग तरह के, कभी कोई क्लिप रहेगा तो मैं दिखाऊंगा, अलग अलग तरह का वो फ्लावर्स वगैरह बहुत कम आपको दिखने को मिलेगा, कृष्ण कमल जैसे चीज होते हैं, मतलब सारे वैसे वैसे फ्लावर्स लगाते हैं जो रेयरली लगता है, बाकी तो हर जगह। अगर एक जो है वो अड़हुल है तो उसके डाल में, एक पौधे में 3-3 तरह के अड़हुल हैं, अलग अलग डाल में। अड़हुल समझते हैं, यहाँ गुलहेर शायद बोल देते हैं, तो पिंक है, ये है पिंक अड़हुल पे व्हाइट का छींटा, इसके लिए भी जो है वो अलग तरीके से उसकी क्राफ्टिंग की जाती है। कहने का मतलब है कि इस समय कोकोनट हस्क, इसी को बोलते हैं, इन सब चीजों को क्या देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कह रहे हैं, कंडक्टिंग एक्सपोजर टूर टू द रूरल आर्टिसन फॉर फेमिलराइजिंग विथ न्यू इनकॉर्पोरेटेड टेक्नोलॉजी इन कोर सेक्टर। उनके बीच में क्या करते हैं, वर्कशॉप लगाते हैं, सेमिनार करते हैं, अवेयर करते हैं कि इस इंडस्ट्री में, देखिए उनके पास नारियल था, सब कुछ था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कोकोपिट जैसा चीज बना करके इसे क्या किया जा सकता है। आज के समय में आप अमेजोन से खरीद सकते हैं कोकोपिट और बाकी, तो ये बताया गया तभी तो उन चीजों को वो क्या कर पा रहे हैं, बना रहे हैं, और इसको आप अमेजोन के जरिए बेच सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे बेच सकते हैं, ई मार्केटिंग से बेच सकते हैं। ये अवेयरनेस के लिए जो है वो चलाया गया, कौन सा योजना, कोयर विकास योजना जो है वो चलाया गया, प्रोक्यूरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम। अब ये किनके लिए, प्रमोट न्यू मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, पार्टिसिपेशन इन नेशनल इंटरनेशनल, ये सबके लिए है, लेकिन इसका मतलब है कि 12 मार्केट में पहुंचने के लिए आपने इंडिया के मार्केट को कैप्चर किया, यूएसए, जापान, इन जगहों पे अपने चीज को बेचना चाहते हैं। कहा गया कि कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने चीजों को तब तक बाहर नहीं बेच सकता है जब तक गवर्नमेंट का डिप्लोमेटिक लेवल पे रिलेशन ना हो। अभी देखिए कनाडा के साथ गड़बड़, तो हमने रोक दिया चीजों को करना, तो डिप्लोमेटिक लेवल पे अगर रिलेशन रहेगा तो वैसे केस में अगर एमएसएमई ने कुछ बनाया तो उसे कहां भेजा जा सकता है, इंडिया से बाहर। जैसे इंडिया में जो बहुत खास क्वालिटी के फल होते हैं और सब्जी होते हैं, ये हमें और आपको जल्दी नसीब नहीं होता है। अल्फांजो मैंगो पहुंचता ही नहीं है। बहुत अच्छा जो है वो आम जो आपका हो गया, जैसे मलियावादी आम, मलियावादी आम जो है मतलब लखनऊ के आसपास का है, यूपी का आम है, वो आम का जो है वो कहिए 40% वाला क्वालिटी हमें और आप तक पहुंचता है और उसमें हम खुश रहते हैं, और वो जो उससे ऊपर का क्वालिटी वो सब क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। लंगड़ा आम सही में हमें लंगड़ा वाला ही मिलता है,
उसका जो हाई क्वालिटी होता है वो हम तक कभी नहीं पहुंचता है। वो तो अलग तरह का, छिलका इतना पतला व्हाइट सा रहेगा कि एकदम मिल्क जैसा उसका कलर दिखेगा, वो कभी नहीं पहुंचता है। हमें आपको तो ग्रीन या ब्राउन जैसा दिखता है, वो बिल्कुल व्हाइट सा होता है, जिसे कुछ लोकल भाषा में मालदा आम भी कह देते हैं। तो वो मिलता नहीं है, अब वो सब एक्सपोर्ट होकर के चला जाता है। खैर ठीक हो, कम से कम कुछ लोगों को उससे क्या आ रहे हैं, ये चीज यहाँ कह रहे हैं। कैसे करके ये कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगाएंगे, एग्जीबिशन लगाएंगे। आप जितने भी तरह का देखते हैं जूट के बने हुए जैकेट, पहले किसान लोग जो है वो खेतों की रखवाली के लिए, ठंड बहुत लगता था तो ठंड के समय में जूट वाला क्या यूज करते थे, कोट यूज करते थे। कहा गया कि आज के समय में वो हम और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एक की कीमत लाख लाख रुपए से ज्यादा की होती है। ऐसा जो है वो ये चीज है, और इतने मोटे मोटे, और ये और बनता किस चीज से है, जूट से। और ये जूट कैसा हुआ, लकड़ी का रहेगा, पौधा जैसा, व्हाइट और ब्राउन कलर के डंडे के ऊपर जो है धागा सा लगा रहेगा। पानी में पहले उसको भिगोते हैं, तब उसके वो रेशे को निकाल लेते हैं, और वो जो लकड़ी है उसका यूज जलावन में होता है, या घरों की चार दीवारी मतलब एक तरह से पर्दा करने में काम आता है। ये सब कुछ किस कारण से, इंटरनेशनल क्या लगा रहे हैं, ट्रेड फेयर लगा रहे हैं, या फिर इंडिया में पार्टिसिपेशन इन नेशनल, प्रगति मैदान में कभी कभी जाइएगा, देखिएगा अगर कभी समय मिले। वैसे समय कहाँ मिलेगा, इतनी मूवी भी तो रिलीज होते रहती है। तो अगर कहीं पे टाइम मिले तो जाइए एग्जीबिशन में और देखिए हमारे देश के कितने तरह के जो है वो एमएसएमई के बनाए हुए चीजें, हाथ से बने हुए कुछ, अगर आप इवन तकिया, पिलो कवर वगैरह देखेंगे और उसके ऊपर का काम देखेंगे तो लगेगा कि ये और वो हम और आप जस्टिफाई भी नहीं कर सकते उस प्राइस को। उनके लिए उतना जो है वो कहिए मेहनत का चीज है, और हमें और आपको लगेगा कि ये 5,000 का पिलो कवर क्या है इसमें, और महीनों भर का टाइम लग जाता है उसको क्या करने में, क्रूज पे बिना जाता है अलग अलग तरीके से। इसीलिए यहाँ कहीं कुछ भी नहीं रहता, वो सब कहाँ चला जाता है, इंडिया से बाहर। और या फिर जो है वो इंडिया में भी अगर जा रहा है तो बहुत मालदार लोगों के पास सोफे के जो कवर होते हैं एकदम जनरल सा लगेगा, और वो कवर आपके जो है वो लाख लाख रुपए के कवर सब इंडिया के बाहर जाने वाला है। क्योंकि हम और आप तो जो है वो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन वाला देख रहे हैं, उस पे जब आएगा वो सुंदर सा चित्र वगैरह बना हुआ तो लेंगे, उस पे तो हाथ के काम किए, उसका बहुत कीमत है। टू क्रिएट अवेयरनेस एंड एजुकेट किनको, एमएसएमई को, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेथड ऑफ पैकेजिंग। कभी कभी कहते हैं ना कि चीज बहुत अच्छा है लेकिन पैकेजिंग क्या है, खराब। तो कहा कि पैकेजिंग सिखाया जाता है ताकि आपके चीजों की कीमत जो है वो बढ़ सके। देखिएगा पहले अचार वगैरह जो आता था कुछ नहीं, नॉर्मल से एक डब्बे में आता था, देख के ही लगता था कि लो स्टेटा वाला है। आज के समय में आप एमएसएमई के प्रोडक्ट देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, इतना अच्छा उसका पैकेजिंग कर दिया गया है। क्यों किया गया, यही उनको अवेयर किया गया है कि जब तक पैकेजिंग अच्छा नहीं होगा तब तक इंडिया के बाहर इसका एक्सेप्टेंस नहीं होगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम, इसके तहत कहा गया एमएसएमई फॉर एंटरिंग एक्सपोर्ट मार्केट, ब्रांड बनाया जाए ताकि कहां पे इन कर सके, इंडिया से बाहर आपको एंट्री मिल सके। फैसिलिटेटिंग फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन, फेयर, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, बायर सेलर मीट, प्रोवाइडिंग मार्केट इंटेलिजेंस। आपको मार्केट के बारे में भी वहां बतलाया जाता है कि वहां पे कोई भी जो है वो प्लेयर अवेलेबल नहीं है, या आपका कंपटीशन उसके साथ हो सकता है, वो इस कॉस्ट पे बेचते हैं, ये सारा चीज। अगर आपको वहां एग्जीबिशन के लिए खुद आप गए थे, कुछ आपका खर्च आया है, तो वो खर्चे आपको क्या किए जाते हैं, रिम्बर्स किए जाते हैं। और इसी के तहत जो है वो अपडेट किया जाता है ताकि आप नए टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया से बाहर चीजों को क्या कर सके, बेच सके। देखिए कभी कभी आपको मल्टीपल स्कीम में चीज एक जैसा दिखेगा, जितने भी स्कीम है उसमें दो तीन एस्पेक्ट देखिए, एक मॉनेटरी फैसिलिटी देना, दूसरा इंडिया में बिजनेस हो सके इसके लिए जो है वो अवेयर करना, तीसरा इंडिया से बाहर बिजनेस कर सके इसके लिए एग्जीबिशन वगैरह लगाना। तो इन्हीं सब के बेसिस पे मल्टीपल क्या बनाए गए स्कीम, कि इस स्कीम के तहत ना सही तो किसी को किसी दूसरे स्कीम से क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। नेशनल SCST हब, ये किसके लिए, एस्पायरिंग और एग्जिस्टिंग दोनों, लेकिन सिर्फ कौन, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर हैं, सिर्फ उनको बढ़ावा देने के लिए, ये बाकी और किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। मेन एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव इसका क्या है,
प्रोफेशनल सपोर्ट टू शेड्यूल क्लास एंड शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर, ताकि उनमें भी जो है वो क्या कर सके, वो ये मान रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब उनको ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला, तो उनको और भी प्रोफेशनली क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। कुछ चीजों को तो मैंने भी देखा है अपने ही गांव और बाकी जगहों पे, एक से एक खास तरह का चीज बनाते, लेकिन उनके सामान को लोग, चीजों को लोग छूते नहीं, बोलेंगे कि पहले उसे शुद्ध करेंगे, तब जब वो बांस के चीज बना करके लाएंगे ना, देखिए कितनी अजीब सी जो है वो परंपरा है। उसी जो है वो चीज से आप छठ पूजा करते हैं, बाकी चीज करते हैं, लेकिन जब वो ले करके आता है तो उसे हाथ नहीं लगाते हैं, पहले उसे क्या करते हैं, जल से शुद्ध और बाकी चीज करते हैं। कहा गया इन्हीं चीजों के कारण इनके लिए अलग से क्या किया गया है, SC/ST हब स्कीम बनाया गया, ताकि उनको हम प्रोफेशनली और क्या कर सके, डेवलप कर सके, और थोड़ा जो उनके साथ जो है वो कहिए अनबायसनेस जैसा चीज को हम ला सके, और बायसनेस को क्या कर सके, खत्म कर सके। ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल एंटरप्राइजेज एंड ये एस्पायर स्कीम, इसके तहत बेसिकली देखिए किन के लिए अवेलेबल है, ये है एजेंसी के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए जो क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे क्या हो स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे कोई क्या हो एसोसिएशन हो। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू सेट अप नेटवर्क ऑफ लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। इसके तहत हम जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर बनाना चाहते हैं, किस एरिया में, रूरल एंड अंडर प्रिविलेज्ड एरिया जो है वहां पे सेंटर बनाना चाहते हैं, ताकि वो लोगों को जो है वो ट्रेनिंग दे कि कम से कम आप भूखे नहीं मरेंगे। इस जैसे अभी आप सुनते होंगे मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स, ये कुछ स्किल्ड जैसा चीज चला रहे हैं गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम के तहत। ठीक वैसे ही कह रहे हैं कि रूरल एरिया में हम आपको वो स्किल देना चाहते हैं जिससे कम से कम आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो मैं कितना भी दम लगा दूं तो उनको CS नहीं बना सकता, मैं हो सकता है SC बन जाऊं, लेकिन वो जो है वो CS नहीं बनेंगे। तो कहा तो इसके लिए क्या किया जाए, कहा गया कि जो चीज वो कर पाएंगे उन्हीं चीजों में उनको क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। वो जो बिजनेस कर सकते हैं, जो बिजनेस नहीं, जो स्किल सीख सकते हैं, छोटे छोटे स्किल उनको सिखाया जाए, ताकि कम से कम जीवन यापन वो कर सके, लाइवलीहुड क्या कर सके, अर्न कर सके। टू प्रमोट इनोवेशन एंड एक्सिलरेट एंटरप्रेन्योरशिप बाय empowering the beneficiaries in creation of formal micro enterprise and imparting skill development program for creating waste self employment opportunity। किस सेक्टर में, एग्रो सेक्टर में। एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर हो गया, तो एग्रीकल्चर में, रूरल में, हैंडलूम में, हैंडीक्राफ्ट में वो चीज सिखा सके जिससे उनको क्या मिल सके, लाइवलीहुड वो क्रिएट कर सके। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड MSME। देखिए स्ट्रेस्ड MSME भी क्या हो गया है, यानी कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। कह रहे ऐसे में उसे बंद करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, बंद करने की बजाय कुछ इस तरह से जो है वो चीजों को क्या करना चाह रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं कि जिससे क्या हो, जिससे जो है वो MSME जो क्या हो रहा था, बंद हो रहा था, वो MSME जो है वो क्या हो सके, चल सके। इन अ सिचुएशन वेयर एन outright loan is difficult, sub debt with guarantee will provide the requisite finance। जहां पे कह रहे हैं कि लोन जो है वो नया नहीं मिल सकता था, तो हमने कहा कि सिर्फ उतना ही मिले जिससे जो है वो क्या कर सके, अपने उन फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सके जहां पे वो क्या हो गए हैं, स्ट्रक्ट हो गए हैं, ताकि जो MSME पहले से इतने पैसे लगा करके खास मुकाम तक पहुंची है वो बंद ना हो जाए। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, इस स्कीम को अभी तक जो है वो लॉन्च नहीं किया गया है, और यहां पे जो है वो क्या कहा जा रहा है कि हमारा जो उद्देश्य है कि 5 ट्रिलियन हम क्या बन सके, इकोनॉमी जो है वो बन सके। कहा गया कि ये तभी पॉसिबल होगा जब हम सेल्फ रिलायंट इंडिया, यानी कि जितने भी चीज देश में बने, जितने भी चीजों का हमें रिक्वायरमेंट है हमारे देश में बने, और ये तभी पॉसिबल होगा जब MSME को हम और क्या कर सकें, बढ़ा सकें। MSME संबंध, कहा गया कि ये बेसिकली जो है एक पोर्टल है, जिस पोर्टल को इसलिए लॉन्च किया गया ताकि यहां से हम ऑर्डर ले रहे हैं, कहीं भी किसी भी तरह की चीज की रिक्वायरमेंट है तो ऑर्डर प्लेस कर दिया,
और इस ऑर्डर को मीट कौन करेंगे? एमएसएमई। अलग अलग तरह के ऑर्डर हैं, रिक्वायरमेंट है। अगर आपको कुर्सी चाहिए, गवर्नमेंट को अलग अलग जगह कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, कहीं पे कुछ और चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए, किसी ऑफिस में कुछ और लगना है, आप ऑर्डर प्लेस कीजिए। और वहां पे जो है वो कौन जो है वो इस चीज को फुलफिल करेगा? अलग अलग एमएसएमई के लोग हैं। आप देखते हैं बहुत सारे जगहों पे गवर्नमेंट के ऑफिसेज बनते हैं। अभी आपका जो है वो संसद भवन जो तैयार हुआ, उसमें जो अलग अलग तरह के कारपेट, अलग अलग तरह के चीजें लगे हैं, कहाँ है? ज्यादा से ज्यादा चीज कह रहे हैं एमएसएमई और बाकी जगहों से ही जो है वो आया है। कह रहे हैं कि वहां पे वो अपने ऑर्डर को मीट करेंगे, जिसमें हमने ये टारगेट रखा कि कम से कम कितना परसेंट? 25% जो वहां पे टोटल परचेज होगा, उसका जो है वो टोटल जो परचेज है उसका कम से कम 25% कहां से आए? एमएसएमई से आए। यानी जितना भी नीड है उसका कितना परसेंट? 25% जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो हमारा कहां से? एमएसएमई से फुलफिल हो। और इस 25% में हमारा टारगेट है कि 4% जो है वो रिजर्व रहे किसके लिए? एमएसएमई जो ओन्ड बाय क्या है? एससी एसटी। और 3% जो है वो किन कौन ओन्ड है? वुमेन एंटरप्रेन्योर। टोटल जो है 25% कम से कम किससे आए? एमएसएमई से। और उस एमएसएमई में भी जो है वो कह रहे हैं कि 3% वुमेन वाले से और 4% एससी एसटी से। और ये बेसिकली एमएसएमई संबंध क्या हुआ? संबंध का मतलब ही रिलेशन है। तो बोला एक पोर्टल है जहां पे जो है वो गवर्नमेंट ऑर्डर प्लेस करती है, और जिस एमएसएमई के पास तैयार है ऑर्डर, वो जहां करके अपना कोटेशन डाल देती है कि हमारे पास ये चीज तैयार है, ये इसका सैंपल रहा, ये दिखने में ऐसा है, ऐसा चीज है, ये वीडियो लीजिए, ये इसका ऑडियो लीजिए। और अब जो है वो वहां से लोग क्या करते हैं? ऑर्डर को कंफर्म करते हैं। तो कहा कि जितना भी खरीदारी हो रहा है उसमें से 25% किससे करेंगे? एमएसएमई से। और उसमें भी दो हिस्सा बांट दिया। ये आपके एमसीक्यू जितने भी ये डिजिट वगैरह हैं, ये सब एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए हमने बोर्ड तो बनाया था ना, नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई। अब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटेशन काउंसिल बनाया है। फैसिलिटेशन काउंसिल का क्या इरादा है, इसका क्या पर्पस है? कहा कि एमएसएमई ने चीजों को बेचा, एमएसएमई ने जो है वो सामान प्रोवाइड किया, लेकिन इसे पैसे नहीं मिले, या क्वालिटी को लेकर के इशू हो गया। एमएसएमई ने चीजों को बना करके दिया, एमएसएमई ने जब उन चीजों को बना करके दिया तो उन्होंने डिस्प्यूट रेज किया कि ये चीज उस क्वालिटी का नहीं है जैसा हमने क्या किया था, प्लेस किया था। तो वैसे केस में यहां पे ये सारे लोग जो है वो होते हैं जो इस फैसिलिटेशन सेंटर का पार्ट होते हैं, जिसमें कहा गया कि मिनिमम कितने लोग और मैक्सिमम 5 जो है वो मेंबर होंगे, जो बैंक के तरफ से होते हैं, ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से, बैंकिंग बॉडी से, और ये जो है वो आपके उन सारे जगहों से हैं जो लॉ, ट्रेड, कॉमर्स इन चीजों को डील करते हैं। रीजन ये है कि इनको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, तो इनके पास फाइनेंस, लॉ, ट्रेड, कॉमर्स ऐसा क्या होना चाहिए? ऐसा नॉलेज इनके पास होना चाहिए। और ये क्या करेंगे? ये बोलेंगे कि किसी को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप इस फैसिलिटेशन सेंटर में आइए। क्या बात है? तो देखिए इस एमएसएमई ने जो बोला था वैसा क्वालिटी नहीं दिया है। अब उसके बीच में बोलते ठीक है, क्यों ना आप लोगों का एक कंसिलिएशन करा दिया जाए। कंसिलिएशन मीन्स एक कंसिलिएटर अपॉइंट करते हैं। पढ़ाऊंगा आपको आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन, एक चैप्टर ही है आपका। कंसिलिएशन में वो आपकी बात सुनेंगे, लेकिन वो अपनी बात आप पे थोप नहीं सकते, वो ऑर्डर नहीं सुना सकते हैं। आपने भी कुछ बोला और उन्होंने भी कुछ बोला। मान लीजिए कि स्नेहा ने जो है वो मटेरियल प्रोवाइड किया, कुर्सी प्रोवाइड किया, सड़ा हुआ प्लास्टिक यूज कर लिया, खराब क्वालिटी यूज कर लिया, ये पहुंचा दिया प्राची को। सही मैच कर रहा है? नहीं तो ये लोग आपस में मुक्का सही फैसला कर लेंगे। तो अभी जैसा जो है वो दोनों हैं कि उलझेंगे नहीं, कोई हट्टे कट्टे रहते तो बोलते सर कोई फैसिलिटेशन सेंटर की जरूरत नहीं है, खुद निपटा लेंगे। अब अगर ये फैसिलिटेशन सेंटर पे आए तो मैंने बोला ठीक है कंसिलिएशन कराते हैं। पूजा बीच में कंसिलिएटर बनी, कह रही कि ठीक है बताओ कौन सा क्वालिटी हुआ था, लेकिन याद रखिए पूजा कोई फैसला नहीं सुना सकती, इनके पास वो सुनाने का राइट समझौता करा सकती है। और समझौता का मतलब दोनों एग्री, ठीक है नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, इस बार के लिए ठीक है, तो इस बार खराब है तो इस बार के पैसे कम ले लो, ठीक है 20% कम कर दो, दोनों क्या हो गए, एग्री हो गए, काम खत्म हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि पूजा बोलेंगे सर मुझे बचा लो,
ये मेरी बात सुनने वाले नहीं है, और ऑर्डर तो ये सुना नहीं सकते हैं, तो ऑर्डर सुनाने का राइट है नहीं। तो वैसे केस में फिर ये मामला जो है वो आपका चला जाता है आर्बिट्रेशन में। किस में चला जाता है? आर्बिट्रेशन में। और आर्बिट्रेशन का मतलब है कि जो भी फैसला सुनाया जाएगा वो दोनों को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो देखिए, द काउंसिल शैल हैव जुरिडिक्शन टू एक्ट एज व्हाट? आर्बिट्रेटर और कंसिलिएटर। और कहा गया कि जो भी डिस्प्यूट इनके पास आएंगे वो कितने दिनों के भीतर? तभी तो कहा गया कि कोर्ट में जाकर के तारीख पे तारीख नहीं, वरना पर्पस क्या हो जाएगा? डिफीट हो जाएगा। नो एप्लीकेशन, यहां ध्यान से देखिएगा इस एस्पेक्ट को, ये लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? नो एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एनी डिक्री, अवार्ड और अदर ऑर्डर मेड ईदर बाय काउंसिल इटसेल्फ और बाय इंस्टीट्यूशन शैल बी एंटरटेन बाय एनी कोर्ट। जो इन्होंने फैसला किया वो कोई और कोर्ट जो है वो इसमें एंटरटेन, उनके लिए अलग से ही बनाया हुआ था। अनलेस द एप्लेंट नॉट बीइंग व्हाट? सप्लायर हैज डिपॉजिटेड कितना %? इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, इनका पैसा जो है वो 1 लाख रुपया बनता था, पहले 75,000 जमा कीजिए एमएसएमई का, और उसके बाद ही ये कहीं और जगह क्या होगा? एंटरटेन होगा। तो वही कह रहे हैं, लेकिन नॉट बीइंग व्हाट? सप्लायर। सप्लायर नहीं होना चाहिए। अगर सप्लायर है तो उनका, देखिए यही फायदा हो गया सप्लायर होने का। सप्लायर कब होंगे? जब आपने क्या फाइल किया था? मेमोरेंडम वॉलंटरली फाइल किया था, तो सप्लायर कहलाएंगे। तो वैसे केस में आपका सारा फैसला कौन करेगी? फैसिलिटेशन सेंटर करेगी। 90 दिन के भीतर फैसला होगा। जिनको फैसला नहीं भी पसंद आया है उनको भी फैसला क्या करना पड़ेगा? उनके पास अपील की गुंजाइश। और अगर आप सप्लायर जो है वो नहीं है और सिर्फ एमएसएमई है, तो वैसे केस में भी जो है वो तब जब वो कितना % करे जमा, ताकि एमएसएमई को बेनिफिट मिले। तो देखिए, अब एमएसएमई क्या करेगा? अपने आप को उद्यम रजिस्ट्रेशन कराएगा या नहीं? एनएसआईसी में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएगा या नहीं? क्योंकि तभी तो इस स्कीम के तहत उसको क्या मिलेगा। अगर रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा तो हम बेनिफिट कैसे प्रोवाइड करा पाएंगे? ये सारा कुछ किसके बारे में? देखिए, हमने स्टार्ट किस चीज से किया था? वेरियस फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। उसी में से एक तरीका क्या आया? एमएसएमई का आया। अब इसी में एक जो है वो कौन सा पार्ट था जो शुरू किया था? एमएसएमई के ठीक बाद क्या आया था? क्या बन करके? स्टार्टअप। तो सारा एस्पेक्ट हमने एमएसएमई का तो डिस्कस क्या कर लिया? यहां पे कर लिया। तो एमएसएमई का एस्पेक्ट ऑलरेडी डिस्कस। और अब स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप में कैसे पैसे लगाते हैं, स्टार्टअप को पैसा आता कहां से है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।